Hello guys, welcome back to another video. In this video we are going to cover lecture series of Indian polity for civil services examinations. I have 6th edition. You can purchase 7th edition, that is latest edition of Indian polity. I'm Lakshmi Kant. So let's begin. The very first chapter is historical background. The British came to India in 1600 as traders in the form of East India Company, which had exclusive right of trading in India granted by क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. ब्रिटिशर जो हैं इंडिया में 1600 में आए थे इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट था, मतलब सिर्फ उसी को राइट था इंडिया से ट्रेड करने का, जिसको एक चार्टर द्वारा ग्रांट किया गया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने. 1765 the company, which till now had purely trading right functions, obtained Diwani rights. Diwani rights means rights over revenue and civil justice of बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. अब तक क्या था, 1765 तक जो कंपनी सिर्फ ट्रेड कर सकती थी, अब उसको दीवानी राइट्स मिल गए थे, मतलब रेवेन्यू राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस के ऊपर भी मिल गए थे. कहाँ कहाँ? 3 प्रोविंसेस के, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. दिस स्टार्टेड इट्स करियर एज अ टेरिटोरियल पावर. अब उसका इस ग्रांट, मतलब इस चार्टर के ग्रांट के बाद, इस 1765 के बाद इसने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसने अपना करियर एज अ टेरिटोरियल पावर स्टार्ट किया. इन 1858 इन द वेक ऑफ सिपाही मिटिनी द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया. अब क्या हुआ, 1857 के टाइम पे सिपाही मिटिनी हुआ था, मतलब सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसमें फर्स्ट जो आप हमारे स्वतंत्र सेनानी थे मंगल पांडे जी, ही वॉज बेहेडेड, वो शहीद हुए थे. तो उसके बाद उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है. उस रिवोल्यूशन के बाद जो कंपनी थी, ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से ब्रिटिश क्राउन अज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया. अब ब्रिटिश क्राउन ने, मतलब सीधा ब्रिटेन गवर्नमेंट जो है वो इंडियन गवर्नेंस को लुक ओवर करेगी. दिस रूल कंटिन्यूड अंटिल इंडिया वॉज ग्रांटेड. और ऐसा कब तक चला? जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल गई, 15 अगस्त 1947. विद इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन. हैंस अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फाउंड फॉर दिस पर्पस इन 1946 एंड ऑन जनवरी 26, 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू बीइंग. अब इसके लिए क्या हुआ, जब हमें आज़ादी मिली तो उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी एक संविधान की, जिससे हमारा देश जो है वो स्मूथली चल सके, यहाँ का गवर्नेंस, यहाँ की फंक्शनिंग. तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ 1946 में, और जो कि कब तक लागू चलती रही, जनवरी 26, 1950 तक. ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अस्तित्व में आया, केम इन टू बीइंग. हाउएवर various features of the Indian constitution and polity have its roots in the British rule. There were certain events in the British rule that laid the legal framework for the organization and functioning of government and administration in British India. अब ऐसा माना जाता है जो ब्रिटिश रूल था, मतलब उसके कुछ मेरिट्स भी थे इंडिया, मतलब उसने कुछ इंडिया के लिए अच्छे भी काम किए हैं, जैसे कि हमें एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर जो है वो तैयार मिला. मतलब जब हमने खुद से अपनी कमांड संभाली, अपने देश की अब शासन की बागडोर संभाली, तो हमें कैसे देश को रन करना है, क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे, ये हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं सिखा दिया था ऑलरेडी. तो these events have greatly influenced our constitution and polity. They are explained here in a chronological order under 2 major headings. पहला है द कंपनी रूल. कब से कब तक चला? 1773 to 1858. कब से कंपनी रूल चला हमारा? 1773 to 1858. और क्राउन रूल चला, यानी जब ब्रिटेन गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिया के गवर्नेंस को संभालने लगी, कंट्रोल करने लगी, तो वो क्राउन रूल कहलाता है. वो चला था हमारा 1858 till Indian independence 1947. The company rule 1773 till 1858. 1858 से पहले आपको पता है कि सिर्फ मुटिनी हो गया था, तो इसके बाद ब्रिटेन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट रूल संभाला था. तो पहला कंपनी रूल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसका रूल कब से कब तक चला? वो चला 1773 to 1858. तो उसने पहला एक्ट पास हुआ था, दैट इज़ कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. This act was of great constitutional importance as it was the first taken by the British government to control and regulate the
अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ऐसा माना जाता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, वो सबसे पहला स्टेप था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की और रेगुलेट करने की कोशिश करी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, मतलब इंडिया में। पहले कैसे इसने क्या किया, इस एक्ट था जिसकी मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने लगी। दूसरा, इसने पहली बार रिकॉग्नाइज़ किया था कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को। और तीसरा, इसने इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। फीचर्स हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि इसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन दिया एंड एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट करी 4 मेंबर्स की, जो कि गवर्नर जनरल को उसके फंक्शंस में असिस्ट करेगी। और ऐसे जो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो कौन थे, क्वेश्चन आता है, एंड ही वॉज लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। इट मेड गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अनलाइक अर्लियर वेयर दे वर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच। अभी क्या था, जो बंगाल और मैड्रास के जो प्रेसिडेंट थे उनको मतलब सबऑर्डिनेट कर दिया, अभी सुपीरियर हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। पहले वो दोनों इंडिपेंडेंट थे। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस के जरिए पहला सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। और जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर एलिजा हिम्पे। एक्ट ने प्रोहिबिट किया जो कंपनी के सर्वेंट्स थे कि कोई भी ब्राइब या फिर गिफ्ट लेने से नेटिव्स को सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम नेटिव्स, मतलब जो इंडिया के मूलवासी थे उनसे। इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। एक्ट ऑफ 1781, इसको रिफॉर्म एक्ट या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर लूप होल्स हैं उनको रेक्टिफाई, उनको में सुधार लाने के लिए एक दूसरा एक्ट पास किया गया जिसको कहते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडिंग ऑफ एक्ट ऑफ 1781 इसको कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑल्सो, ठीक है। एक्ट के क्या क्या फीचर्स थे, इस एक्ट ने गवर्नर जनरल जो था बंगाल का उसको एग्जाम किया, मतलब जो एंड उसकी काउंसिल को भी, जो ड्यूरेशन है सुप्रीम कोर्ट से उससे, मतलब वो कुछ भी एक्ट करे वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में उसको सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता। सिमिलरली इसने इट ऑल्सो एग्जाम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस। और जो सर्वेंट्स थे उनके भी कोई ऑफिशियल एक्शन था तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। Excluded revenue matters and matters arising in collection of revenue from the rich। अब revenue matters जो भी था, मतलब उससे रिलेटेड भी कोई भी जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकता था। इस एक्ट इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट द पर्सन ऑफ डिफेंडेंट्स, मतलब हिंदू जो लोग थे उनको हिंदू लोग के अकॉर्डिंग ट्राई किया जाएगा, मुस्लिम लोगों को मुस्लिम लोग के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होगी उनके रिलीजन में जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा। इट लेड डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। और कहा ऐसा माना गया जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं वहाँ से अगर उनके फैसले पे अपील करनी है तो आप उसको गवर्नर जनरल की काउंसिल में ले जाके अपील करोगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। इट एम्पावर्ड जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो रेगुलेशंस फ्रेम कर सकती है प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए और काउंसिल्स के लिए। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वॉज द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस एक्ट के क्या फीचर्स थे, इसने जो था कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस के कंपनी को अलग किया। इसने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उनको मैनेज, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। मतलब यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो कमर्शियल फंक्शन संभालेगा कंपनी। It allowed the court of directors to manage commercial affairs but created a new body called board of control to manage political affairs. Thus it established a system of double government। मतलब इसने डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को जन्म दिया। जैसे कि एक बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कमर्शियल अफेयर्स को कंट्रोल करती थी कंपनी की, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि मैनेज करेगा पॉलिटिकल अफेयर्स को। इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। और इसने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको एम्पावर किया
की सुपरवाइज करे और डायरेक्ट करे जितने भी ऑपरेशंस थे सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट के और रिवेन्यूज़ के ब्रिटिश पोजीशन, जो भी ब्रिटिश पोजीशंस थी इंडिया में उनके ऊपर। दिस द एक्ट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर 2 रीजन्स। पहला, कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन। अब जो कंपनी की टेरिटरी थी, मतलब जो भी उसका क्षेत्र था, उसको पहली बार ब्रिटिश पोजीशन का नाम दिया गया। और दूसरी चीज़, इसमें जो है द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिशन इन इंडिया। और इस आफ्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंट्रोडक्शन, इसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कंपनी के जो फंक्शन थे उस पर मतलब अपनी कमांड इस्टेब्लिश करी। एक्ट ऑफ 1786। इन 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू डिमांड्स टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट विच 46 ने ही 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस करी। पहला कि जो गवर्नर जनरल है ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। और दूसरा, ही वुड बी द कमांडर इन चीफ। इसीलिए अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1786 वॉज इनैक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविजंस। चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस एक्ट के क्या फीचर्स थे? इसने जो इसने एक्सटेंड किया जो ओवरराइडिंग पावर थी। It extended the overriding powers given to Lord Cornwallis over his council to all future Governor Generals and Governors of Presidencies. It gave the Governor General more powers and control over the government and subordinate presidencies of Bombay and Madras. It extended trade monopoly of company in India for another period of 20 years. It provided that the Commander-in-Chief was not able to be a member of the Governor General's Council unless he was so appointed. It laid down the members of the Board of Control and their staff were henceforth to be paid out of Indian revenues. अब इसको हम समझते हैं। इसने जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ओवरराइडिंग पावर्स मिली थी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, बाकी फ्यूचर गवर्नर जनरल्स को प्रोवाइड करी। इट गेव द गवर्नर जनरल पावर मोर कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एंड सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। इट एक्सटेंडेड अ ट्रेड मोनोपोली। इसने 20 साल के लिए और ट्रेड मोनोपोली को कंपनी के बढ़ा दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि उसे चार्टर एक्ट के जरिए मिली थी। इसने इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी ए मेम्बर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। इसने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इट लेड डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द स्टाफ हैंसफॉर। अब जो है मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हैं, स्टाफ हैं, वो इंडियन रेवेन्यू से उनको पेमेंट दी जाएगी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस एक्ट ने अबॉलिश किया ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी और सिर्फ 2 चीज़ों में उसकी मोनोपोली को कंटिन्यू किया, दैट वाज ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। इट asserted द sovereignty ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी स्ट्रेटजीज इन इंडिया। क्रिश्चियन मिशनरीज। इसने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया कि इंडिया आएँ और लोगों को एनलाइटमेंट करें, मतलब उनको ब्रिटिशर्स को लगता था कि इंडियन जो है बारबेरियंस है, तो उनको हमें शिक्षा दीक्षा दी जाए। It provided for the spread of Western education among all the inhabitants, of the British territories in India. It authorized the local governments in India to impose taxes on persons. They could also punish the person for not paying taxes. This was our discussion for today. Tomorrow we will continue from page number 1.5, Charter Act of 1833. During the lecture, if I have committed any mistake, please accept my sincere apology since I'm a beginner. So thank you. And also please make some suggestions how I can improve myself if you feel I need to improve. Thank you again.